वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके। रियली में गुड मॉर्निंग है। सुबह के 5 के आसपास बजे हुए हैं और ये वक्त बहुत अच्छा होता है रिकॉर्डिंग करने के लिए। शांति होती है हर तरफ, फ्रेश होता है माइंड। और मैं आपको भी एडवाइस करूंगा कि स्टडी करने के लिए भी ये बेस्ट टाइम होता है। जो आप बहुत लेट सो के उठते हो, सारे नहीं, कुछ स्टूडेंट्स, एक बार उठ के देखो आप सुबह 4-5 बजे, और उसके लिए जल्दी सोना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप लेट भी सोते हो जल्दी उठ जाते हो, तो फिर माइंड फ्रेश नहीं होगा। रात को जल्दी सो जाओ, सुबह अपने आप नींद खुलेगी आपकी। बाहर जाके देखना, मौसम ठंडा शुरू हो चुका है, बहुत अच्छा लगेगा। फिर पढ़ने बैठ जाना, तो जो समझ में चीजें आएंगी, जो आपको लगेगा कि हाँ ये इतनी शांति में पढ़ रहे हैं, चीजें दिमाग में जाके सीधे फिट हो रही हैं और कंसेप्ट ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो रही हैं, मेमोरी भी आपकी शार्प हो रही है, ये सब बेनिफिट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो डेली बेसिस पर नोटिफिकेशंस आ रही हैं, आपके इंस्टीट्यूट्स के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज वगैरह के इंटरव्यूज वगैरह यूट्यूब पे सुबह शाम चल रहे हैं और आप सबको देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी, बहुत सारे डाउट्स आपके दिमाग में चल रहे थे। हम एंड्रॉयड बेस पे दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे पेपर, क्या केवल विंडोज बेस ही सिस्टम होना चाहिए, और ब्रेक मिलेगा नहीं मिलेगा बीच में, बाई चांस कुछ वॉशरूम तक जाना है या पानी वगैरह पीना है, इस सब बातों के जवाब वो लोग आपको दे रहे हैं। और मैं वो बात आपको बताना चाहता हूं जो अल्टीमेट है, कि जब आप पेपर देने जाओगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको आने चाहिए कि आपने पढ़ा हुआ है, आपको सब्जेक्ट की नॉलेज है, तब भी आप क्वेश्चंस कर पाओगे। ऑब्जेक्टिव के लिए ज्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। ये ऑब्जेक्टिव कहीं से एक लाइन भी छोटी सी लिखी हुई है, एक स्टेटमेंट भी है, लॉ का जरा सा केस भी है, उसके बेस पे भी 1 या 2 MCQ डिजाइन हो सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा PGBP के कुछ बहुत शानदार MCQ, और इनसे आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा, पूरा चैप्टर भी रिवाइज होगा, और MCQ किस तरीके के डिजाइन होती हैं, सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, ये भी आपके लिए पता चलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ एसेट्स फॉलिंग विद इन ए क्लास ऑफ एसेट कंप्राइजिंग ऑफ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट इज नोन एज। ग्रुप ऑफ एसेट्स, ब्लॉक ऑफ एसेट्स, सेट ऑफ एसेट्स, नन ऑफ दीज। आपको पता है जो एसेट्स होती हैं उनका जो ग्रुप होता है, सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और सेम क्लास वाली, उनको कहा जाता है ब्लॉक ऑफ एसेट्स। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए ब्लॉक को बनाते हैं, तो बी इज द करेक्ट आंसर। डेप्रिसिएशन अवेलेबल इफ एसेट इज यूज फॉर लेस देन 180 डेज ड्यूरिंग द ईयर ऑफ एक्विजिशन शैल बी, स्पेस दे रखा है ब्लॉक रेट। आपको पता है कि अगर किसी एसेट को पुट टू यूज लेस देन 180 डेज के लिए किया गया है, जो ब्लॉक का रेट होता है उसके आधे रेट से डेप्रिसिएशन लगता है, तो ए सही हो जाएगा 50% ऑफ ब्लॉक रेट। जो ब्लॉक का रेट है उसके 50% से डेप्रिसिएशन उस एसेट पर चार्ज किया जाएगा। इफ द कंप्यूटर इज परचेज एंड पुट टू यूज ऑन 13th May, then at what rate depreciation will be provided on it। 2 बातें जानना चाहते हैं, एक तो कंप्यूटर पे कितना होता है, और दूसरी बात वो कह रहे हैं उसको पुट टू यूज किया गया था 13th May को। तो पुट टू यूज जो किया गया है वो तो डेफिनेटली मोर देन 180 डेज है, इसलिए उस पर तो फर्क नहीं पड़ेगा, हमें नॉर्मल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ही बताना है। और कंप्यूटर पे वो रेट लगता है जो इनकम टैक्स का हाईएस्ट रेट है डेप्रिसिएशन का, जो कि 40% होता है। ये सबको पता होगा, क्योंकि प्लांट ऑफ मशीनरी में जो हाईएस्ट रेट है, मतलब इनकम टैक्स में, चाहे फिर वो बिल्डिंग हो, फिर चाहे वो प्लांट ऑफ मशीनरी हो, जो हाईएस्ट रेट दे रखा है वो 40% है, उससे ज्यादा का डेप्रिसिएशन होता ही नहीं है। हाँ, आज से कुछ साल पहले तक 100% तक हुआ करता था, 60% भी था, 80% भी था, लेकिन कुछ साल पहले कह दिया गया 40% से ज्यादा का डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं होगा। तो 60 वाला भी 40 आ गया, 80 वाला भी 40 आ गया, 100 वाला भी 40 आ गया। तो आज जो हाईएस्ट रेट है वो 40% है। कंप्यूटर पे भी हाईएस्ट रेट लगता है 40% के रेट से, और कंप्यूटर बहुत जल्दी डेप्रिशिएट होता है, ये बात भी हम सबके लिए पता है। सॉरी। इसके बाद नेक्स्ट है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्जेबल ऑन फुली टेम्पररी वुडन स्ट्रक्चर इज। मौसम बदल रहा है और मुझे भी कल ऐसा लग रहा था हल्की सी हरारत है और शायद फीवर आ सकता है, नहीं आया। मैं सुबह उठा हूं, फ्रेश हूं। तो आपके एग्जाम आ रहे हैं, आपको लापरवाही जरा भी नहीं करनी है।
आपको सोचोगे और लोगों ने स्वेटर्स अभी नहीं निकाले हैं, वुलन्स नहीं निकाले हैं, हम पहनेंगे तो हमें कैसा लगेगा, अजीब सा लगेगा। कोई किसी के बारे में नहीं सोच रहा है, सब अपने बारे में सोच रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ठंड लगना शुरू हो चुकी है, सुबह शाम तो थोड़ी बहुत होने भी लगी है, तो प्रॉपर तरीके से वुलन्स वगैरह आप निकाल लो। एग्जाम तक किसी भी तरीके की कोई भी लापरवाही आपके लिए नहीं करनी है। मैं भी नहीं करूंगा कि मैं भी आपके लिए जरूरी हूं और आपको तो पेपर देना ही है। तो इफ द कंप्यूटर इज परचेज हो गया, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्जेबल ऑन फुली टेम्पररी वुडन स्ट्रक्चर इज। तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आपने भी पढ़ा होगा, बिल्डिंग का जो ब्लॉक होता है उसके 3 रेट होते हैं। एक तो होता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग अगर है तो 5% होता है, और अगर टेम्पररी स्ट्रक्चर है वुडन स्ट्रक्चर तो उसका 40% हाईएस्ट होता है। इसके अलावा जो बिल्डिंग बच जाती है उसका 10% होता है। तो यहां पे जो दे रखा है वो वुडन स्ट्रक्चर है, वो टेम्पररी है, इसलिए जो हाईएस्ट रेट है 40% वो अप्लाई किया जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज चार्ज्ड ऑन परचेज प्राइस ऑफ द मशीनरी, मार्केट प्राइस ऑफ द मशीनरी, WDV ऑफ द मशीनरी, ऑल द अबव। WDV पे लगता है। जो WDV कंसेप्ट है, जो ब्लॉक ऑफ एसेट का कंसेप्ट है, वो WDV बेस्ड है कि आप WDV अगले साल कैरी होती है, उसमें उस साल की एसेट्स को खरीदते रहते हैं, जो बेची गई वो माइनस करते रहते हैं। जो क्लोजिंग WDV होती है उस पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। तो बात मशीनरी की नहीं है। क्वेश्चन उन्होंने ऐसा डिजाइन किया कि मशीनरी के बारे में पूछ रहे हैं। इनकम टैक्स में कोई भी एसेट हो, फिर चाहे वो बिल्डिंग हो, प्लांट एंड मशीनरीज हो, फर्नीचर हो, इंटेंजिबल एसेट्स हो, जब ब्लॉक बनाते हैं तो डेप्रिसिएशन हमेशा क्लोजिंग WDV या WDV पे लगता है। Therefore, C is the correct answer. 6. If a block of assets ceases to exist on the last day of the previous year, depreciation admissible for block of asset will be. ये आप सबको पता है, डेप्रिशिएबल एसेट्स पे या तो कैपिटल गेन निकाला जाता है सेक्शन 50 के अंदर, या फिर डेप्रिसिएशन निकाला जाता है सेक्शन 32 के अंदर। अगर ब्लॉक की वैल्यू 0 हो जाती है, ब्लॉक की वैल्यू 0, तो डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं होता है, और उस केस में कैपिटल गेन निकल के आता है सेक्शन 50 के अंदर, जो कंपल्सरीली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। ये बात अच्छे तरीके से आपके लिए पता है। ब्लॉक की वैल्यू 2 तरीके से निल हो सकती है। एक तो जो एसेट्स बेची गई हैं उनकी वैल्यू ब्लॉक की टोटल वैल्यू से ज्यादा है, तो क्योंकि ब्लॉक की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए ब्लॉक की वैल्यू को हम 0 कर देते हैं, और उस केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल के आता है। एक हमने ब्लॉक की सारी एसेट्स को बेच दिया, तो इसका फर्क ही नहीं पड़ता है कि ब्लॉक की वैल्यू से ज्यादा का बेचा या कम का बेचा। इफ यू हैव ट्रांसफर्ड एंटायर ब्लॉक, उस केस में तो ब्लॉक की वैल्यू 0 हो ही जाएगी, और उस केस में आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस निकल के आ सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, क्योंकि अगर ब्लॉक खाली हो गया, ब्लॉक एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं होगा, तो निल इज द करेक्ट आंसर। ए पे आपको टिक करना पड़ेगा। Opening WDV of the block of asset was 15 lakh during the year. Asset was acquired under the block on 15th June 2009 amounting rupees 10 lakh. During the year asset was acquired, उसने 15 जून को 10 लाख की और एक्वायर कर ली, 15 लाख की पहले थी, 10 लाख की और एक्वायर कर ली। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ द ब्लॉक इज 15%. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अवेलेबल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर द ब्लॉक। एक बात मैं बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए बता दूं, अगर कभी क्वेश्चन में पुट टू यूज नहीं दे रखा हो तो जो डेट ऑफ परचेज है उसी को आप पुट टू यूज मान लेना, क्योंकि इस क्वेश्चन में दे रखा है एक्वायर्ड 15 जून 2019 को की गई है, और आपको पुट टू यूज की डेट नहीं बताई है, तो आप ये मान लो इट वाज आल्सो द डेट ऑफ पुट टू यूज। तो टोटल जो WDV निकल के आएगी वो 25 लाख रुपए निकल के आ जाएगी। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% है, हाफ रेट नहीं लगेगा, क्योंकि जो पुट टू यूज है वो लेस देन 180 डेज नहीं है, तो 15% से निकालेंगे और ये हो जाएगा 3,75,000, यही आना चाहिए। यस, तो जो आपका दे रखा है बी इज द करेक्ट आंसर। 25 लाख का 15% होगा 3,75,000। इसके बाद डी करते हैं, 8 करते हैं। रैमसन इंडस्ट्रीज एक्वायर्ड ए फैक्ट्री बिल्डिंग इन नवंबर 2019। द वैल्यू ऑफ लैंड अंडरनीथ द बिल्डिंग वाज 5 लाख एंड वैल्यू ऑफ बिल्डिंग वाज 10 लाख। द अमाउंट ऑफ एलिजिबल डेप्रिसिएशन अलाउएबल फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 इज। अब देखो 10 लाख उसने जो बिल्डिंग खरीदी वो टोटल 15 लाख की थी, उसमें 10 लाख की बिल्डिंग थी और 5 लाख का नीचे जो बिल्डिंग के लैंड होता है वो था। ये आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा कि हम लैंड की वैल्यू को अलग कर देंगे, केवल बिल्डिंग की वैल्यू पर डेप्रिसिएशन का मिलेगा, तो केवल 10 लाख रुपए पर डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। अब जो बिल्डिंग परचेज की गई है वो नवंबर 19 में की गई है। नवंबर 19 का मतलब हो गया, अगर 1 नवंबर भी मान लें तो नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च 5 मंथ्स के लिए यूज की गई है, और ये लेस देन 180 डेज हो गया।
अब लेस देन 180 डेज हो गया तो डेप्रिसिएशन का जो रेट होगा वो 5% लगेगा, वो आपका 10% नहीं लगेगा। पहली बात, इस पर 40% नहीं लगेगा क्योंकि वुडन स्ट्रक्चर नहीं है। 5% नहीं लगेगा क्योंकि रेजिडेंशियल नेचर के लिए यूज नहीं हो रही है, फैक्ट्री है इसलिए रेट ऑफ 10% होगा। और क्योंकि लेस देन 180 डेज है इसलिए 5% होगा, तो ये हो जाएगा 50,000। तो सही आंसर आ जाएगा डी, 50,000 इज द करेक्ट आंसर। LMN Private Limited was engaged in the business of manufacturing fertilizers located in the backward area of state of West Bengal. Opening WDV of the block of the plant and machinery was 50 crores. तो देखो बैकवर्ड एरिया है वेस्ट बंगाल का, वहां पे एक तो आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नॉर्मल मिलता है, एडिशनल डेप्रिसिएशन होता है तो 20 की जगह 35% मिलता है, और एक इन्वेस्टमेंट अलाउंस 32 AD के अंदर भी और भी मिलता है एट द रेट ऑफ 15%। क्वेश्चन के एंड में देखेंगे वो डेप्रिसिएशन निकालना चाहते हैं, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट्स अलाउंस की बात करते हैं। ओपनिंग WDV 50 करोड़ दे रखी है, ये हमें पता चल गया। ड्यूरिंग द ईयर एसेट वाज एक्वायर्ड अंडर द ब्लॉक ऑन 11 जुलाई 2009 फॉर ₹50 करोड़। 50 करोड़ की उसने और खरीद ली तो 100 करोड़ की तो उसके पास हो गई। खरीदी 11 जुलाई 2019 तक, तो मोर देन 180 डेज है। सेकेंड हैंड मशीनरी वाज ऑल्सो परचेज अमाउंटिंग टू ₹70 करोड़। 70 करोड़ की उसने और खरीदी है, और उसका डेट ऑफ परचेज नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है। और जब भी क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा मोर देन 180 डेज मान के चलो आप, तो टोटल हो गया 170 करोड़, इतना हो गया। डेप्रिसिएशन का रेट 15% है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अलाउंस 32 AD का क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन से मतलब नहीं है, तो जो आपका इन्वेस्टमेंट अलाउंस होता है उसका बेनिफिट केवल और केवल न्यू एसेट्स में मिलता है, पुरानी पे नहीं मिलता है। डेप्रिसिएशन का सब पे मिलता है, एडिशनल डेप्रिसिएशन केवल न्यू पे मिलता है, ये आपको पता है। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट अलाउंस पे रिडक्शन होता है वो केवल न्यू एसेट्स पे दिया जाता है, तो 70 करोड़ पे नहीं मिलेगा। न्यू एसेट्स केवल 50 करोड़ की है, उस पे मिलेगा, क्योंकि जो 50 करोड़ की ओपनिंग WDV है वो तो पिछले साल से होके आ रही है। जिस ईयर में खरीदा गया होगा उस ईयर में मिल गया होगा। इस साल जो नई खरीदी गई है वो 50 करोड़ की खरीदी गई है, तो 50 करोड़ पे एडिशनल डेप्रिसिएशन 15% से आपको बेनिफिट दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके लिए आंसर 7.5 करोड़। 50 करोड़ का 15% होता है 7.5 करोड़। ये इन्वेस्टमेंट अलाउंस, नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन नए प्लांट पे 20 की जगह 35% का मिलेगा, लेकिन एक अलग से इसका डेप्रिसिएशन से कोई रिलेशन नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस और मिलता है एट द रेट ऑफ 15% ऑन द वैल्यू ऑफ द न्यू एसेट्स, न्यू प्लांट ऑफ मशीनरी परचेज एंड पुट टू यूज ड्यूरिंग द ईयर। तो यहां पे वो 50 करोड़ हैं, तो 15% से मिल जाएगा 7.5 करोड़। नेक्स्ट है, वैसे तो मैं अभी तक क्या कर रहा था, क्वेश्चंस को हाईलाइट कभी कभी आंसर्स को कर देता था कि इस क्वेश्चन का ये आंसर हाईलाइट है, सो दैट कि आप बाद में कभी PDF देखो तो आपको समझ में आ जाए दिस इज द राइट आंसर। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि सर आप हाईलाइट मत करो, क्योंकि जिस समय आप सॉल्व कर रहे होते हो उसी समय हम आपसे पहले आंसर सोचते हैं, फिर हम आपके आंसर से मैच करते हैं। इस वाली PDF के अंदर मैंने आंसर्स के लिए हाईलाइट नहीं किया है। 10th है, in the case of any new machinery or plant amounting ₹25 lakh is acquired by an assessee on 12 December 2019। 25 लाख रुपए की नई मशीनरी को एक्वायर किया गया था। इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग, और जो असेसी था वो मैन्युफैक्चरिंग में था। इसका मतलब एडिशनल डेप्रिसिएशन जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि न्यू प्लांट ऑफ मशीनरी पे मिलता है, और असेसी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होना चाहिए, वो भी दे रखा है। द एडिशनल डेप्रिसिएशन एडमिसिबल फॉर प्रीवियस ईयर 1920 एंड 2021 विल बी एंड रेस्पेक्टिवली कितना होगा। तो देखो डेट जो दे रखी है वो दे रखी है 12 दिसंबर 2019, इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आधा होगा। तो जो 25 लाख है, 25 लाख का 10% हो जाएगा आधा, तो 2,50,000, क्योंकि वैसे तो रेट 20% होता है। हाँ, अगर आप नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया होते, वो 4 स्टेट्स के जो आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल वगैरह, बिहार,
तो वहां जाके 35 हो जाता है। इस क्वेश्चन में तो कुछ लिखा नहीं है, बैकवर्ड नोटिफाइड एरिया है। रेट तो 20 ही लेंगे, लेस देन 180 डेज है, 20 का आधा कर दिया 10%, 25,000, 2,50,000। और एक अमेंडमेंट कुछ साल पहले आया था, मैंने आपको पढ़ाया था, एडिशनल डेप्रिसिएशन अगर आपको आधा मिला है क्योंकि आपने लेस देन 180 डेज के लिए यूज किया है, तो जो बच गया आधा एडिशनल डेप्रिसिएशन वो नेक्स्ट ईयर आपको अलाउ कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर आपको 2,50,000 रुपए का और दे दिया जाएगा। पहले क्या होता था, अगर लेस देन 180 डेज है तो उस ईयर में तो आधा मिलता था, अब आधा भूल जाओ आप। लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि अगर आपको लेस देन 180 डेज की वजह से आधे रेट से डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिला, एडिशनल डेप्रिसिएशन के आधे रेट का बेनिफिट मिला, तो आधा एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो नेक्स्ट ईयर कैरी हो जाता था, उसका बेनिफिट अब नेक्स्ट ईयर दिया जाएगा। तो आपका जो प्रीवियस ईयर 1920 है उसमें भी 2.5 लाख का मिल जाएगा, जो बैलेंस 2,50,000 है उसका प्रीवियस ईयर 2021 में दे दिया जाएगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Where an asset used for scientific research for more than 3 years is sold without having been used for other purposes, then sale proceed to the extent of cost of asset already allowed as deduction under section 35 in the past shall be treated as। आपने कोई एसेट साइंटिफिक रिसर्च के लिए खरीदी, उसको खरीदने के बाद आप क्या करते हो, आप उसको बेचते हो। अब दो तरीके से बेच सकते हो, विदाउट हैविंग बीन यूज फॉर अदर बिजनेस पर्पजेस, और एक होता है आफ्टर हैविंग बीन यूज फॉर अदर बिजनेस पर्पजेस। अगर आप किसी और बिजनेस पर्पज से यूज करने के बाद बेचते हो तो पहले वो ब्लॉक में एंटर करती है, और एक्चुअल कॉस्ट की डेफिनेशन की एक्सप्लेनेशन में आपको पढ़ाया गया था, ब्लॉक में वो जीरो रेट, निल रेट से एंटर करती है क्योंकि उसकी वैल्यू पूरी की पूरी माइनस हो चुकी है। लेकिन बेचने से पहले आप किसी और पर्पज के लिए यूज नहीं करते हो, आप डायरेक्टली बेच देते हो, तो जिस लिमिट तक का आपको रिडक्शन दिया गया था उतने तक का जो आपको रिकवरी होती है, पैसा आपको मिलता है बेचने से, वो कैपिटल, वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाता है। उसके ऊपर जो पैसा मिलता है आपके लिए वो तो कैपिटल गेन में जाता है। लेकिन जितना डिडक्शन अलाउ किया गया था, टू दैट एक्सटेंशन वट एवर अमाउंट इज रिसीव्ड बाय द असेसी इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। तो लिखा हुआ है सेल प्रोसीड्स टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट ऑलरेडी अलाउड एज डिडक्शन, क्योंकि 100% का डिडक्शन मिलता है। तो जो 100% का डिडक्शन मिला था उस अमाउंट तक की जो रिकवरी होगी, उस अमाउंट तक जो रिसीव करेगा एसएससी, वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। पीजीबीपी हेड में तो डिडक्शन दिया गया था, तो वो ये पूछ रहे हैं कि जो भी रिकवरी होगी वो किस हेड में टैक्सेबल होगी, तो ए विल बी द राइट आंसर, बिजनेस इनकम। इसके ऊपर जो मिलता, जो उसने ऑलरेडी रिकवर कर लिया पीजीबीपी वाला, उसके ऊपर अगर मिलता तो वो कैपिटल गेन में जाता, बट टू द एक्सटेंट डिडक्शन वाज अलाउड इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के हमेशा अच्छे चांसेस होते हैं। Mr. X has incurred revenue expenditure of 5 lakh during the previous year on scientific research related to the business. Amount of deduction admissible under section 35. अपने बिजनेस के लिए अगर आप किसी भी तरीके का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हो तो सेक्शन 35(1) के अंदर 100% का बेनिफिट आपके लिए मिलता है। 5 लाख का 100% 5 लाख, ए इज द करेक्ट आंसर। Mr. X has incurred capital expenditure of 5 lakh which includes 1 lakh on cost of land during the previous year on scientific research related to business. The amount of reduction admissible under section 35. अपने ही बिजनेस के लिए आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, सेक्शन 35(1) का क्लॉज 4, इसके अंदर आपको 100% का रिडक्शन मिलता है, बट एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ लैंड, लैंड की कॉस्ट को छोड़कर। तो 5 लाख रुपए का आपने खर्चा किया, 1 लाख रुपए को निकाल दो, 4 लाख का 100%, 4 लाख का बेनिफिट मिलेगा। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Where the assessee does not himself carry on scientific research but makes contribution to an approved universities, college or institution to be used for scientific research related or unrelated to the business of assessee, hence the amount reduction from income of business shall be allowed on such contribution to the extent of 35(1)(2). 3 होता है अगर आपने सोशल साइंस स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए किया डोनेशन, लेकिन अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए किया वेदर रिलेटेड और नॉट रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ द असेसी, तो क्लॉज 2 के अंदर डिडक्शन दिया जाता है, और जो कि होता है 150%। तो जो डोनेशन दिया गया है वो अमाउंट नहीं है, सीधे परसेंटेज पूछी है 150%, तो सी इज द करेक्ट आंसर, 150% सही आंसर हो जाएगा।
X Limited paid 10 lakh to an approved college to be used scientific research unrelated to its business. The amount eligible of deduction under section 35(1) clause 2 is, ये तो अभी मैंने बताया 150%। यहां वही क्वेश्चन आपसे अमाउंट के रेस्पेक्ट में पूछ लिया, तो 10 लाख का 15% हो गया, 150% हो गया 15 लाख, तो बेनिफिट मिलेगा 15 लाख का। बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following business commenced during August 16 will not eligible for deduction under section 35(AD)? 35(AD) में किसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये पूछा है। विल नॉट बी एलिजिबल। क्वेश्चन पहले पढ़ लेना, इसी बात में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि वो ये पूछ रहे हैं बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। विल नॉट बी एलिजिबल। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग ए कोल्ड चेन फैसिलिटी, ये 35(AD) का बिजनेस है, उसकी लिस्ट में डेफिनेटली दे रखा है। ऑपरेटिंग ऑफ 1 स्टार होटल इन द विलेज, ये नहीं दे रखा है। ए प्रोडक्शन यूनिट ऑफ फर्टिलाइजर्स, ये 35(AD) का बिजनेस है, डेफिनेटली दे रखा है। बिल्डिंग ए हॉस्पिटल 200 बेड्स, ये भी 35(AD) में। 1 स्टार नहीं है, 2 स्टार या मोर लिखा हुआ है, 2 स्टार या उससे ऊपर। 1 स्टार 35(AD) में नहीं है, इसलिए बी केस में 35(AD) का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। वन ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टुक वॉलंटरी रिटायरमेंट 35DDA, ये क्वेश्चन है 35DDA का। इतने से समझ में आ रहा है क्योंकि वॉलंटरी रिटायरमेंट का सेक्शन पीजीबीपी के अंदर 35DDA होता है। ऑन 15 Jan 2020, मतलब 1920 में रिटायरमेंट ले लिया है। एंड ही वॉज पेड 15 लाख एज कंपनसेशन। कैलकुलेट द अमाउंट रिडक्शन टू बी अलाउड इन कंप्यूटिंग ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 1920। असेसमेंट ईयर 1920 नहीं होना चाहिए, ये 2021 होना चाहिए, क्योंकि जब रिटायरमेंट उसका 1920 में हुआ है तो प्रीवियस ईयर 1920 हो गया, तो असेसमेंट ईयर 2021 होना चाहिए। आपको पता है वारंटी रिटायरमेंट के कंपनसेशन का बेनिफिट 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाता है, जो भी पे किया गया होगा। पेड लिखा हुआ है, अगर इंस्टॉलमेंट में पे किया जाएगा तो हर इंस्टॉलमेंट को 5 से डिवाइड करते हैं, तो 15 लाख को 5 से डिवाइड करोगे तो 3 लाख रुपीज निकल के आएगा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Expenditure incurred by an assessee on activities relating to corporate social responsibilities and referred to in section 135 of the Companies Act is an allowable expenditure, allowable if claimed in the books, not an allowable expenditure, none of the above। देखो सेक्शन 37(1) का क्वेश्चन है ये, उसके एक्सप्लेनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर कंपनी असेसी है और कंपनी असेसी ने CSR पे एक्सपेंडिचर्स करे हुए हैं, वो CSR जो कंपनीज एक्ट के 2013 के सेक्शन 135 में दे रखे हैं, तो उसका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। ये स्पेसिफिकली सेक्शन 37(1) के एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। मेरी वीडियो भी डली हुई है पीजीबीपी की पहली वीडियो, उनके अंदर मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि 37 के एक्सप्लेनेशन क्या कहना चाहते हैं। वहां मैंने लॉजिक भी दिया हुआ है, तो आप वहां जाकर इस चीज को जरूर देखना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांसेस रहते हैं। तो अगर किसी असेसी ने कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर किया है जो वो केवल कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, हमें करना पड़ा, बट इनकम टैक्स कहता है नहीं, ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इसका बेनिफिट पीजीबीपी में नहीं दिया जाएगा, इसको हम बिजनेस के एक्सपेंडिचर्स नहीं मानते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर, नॉट एन अलाउएबल एक्सपेंडिचर। An employer paid an amount of rupees 30,000 as insurance premium on the health of the section 36 में लिखा हुआ है कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए पैसा दिया हुआ है, डिडक्शन दिया जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन में वो पूछना क्या चाहते हैं। An employer paid an amount of rupees 30,000 as insurance premium on the health of employees under a scheme framed in this behalf by GIC. Such payment was made in cash। ये बस पंचलाइन है, made by cash। The insurance amount was rupees 3 lakh. The amount reduction available to employer। इंश्योरेंस प्रीमियम 30,000 रुपए पे किया है और जो कैश में पे किया है। 36 में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपको रिडक्शन चाहिए, इट इज पेड बाय एनी मोड अदर देन कैश, वो कैश के अलावा किसी भी मोड से होना चाहिए, कैश में नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि एम्प्लॉयर ने कैश में पे किया तो उसको अपनी पीजीबीपी की इनकम निकालते समय रिडक्शन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो डी विल बी द राइट आंसर, डी विल बी द करेक्ट आंसर। मिस्टर ए टुक ए लोन ऑफ रुपीज 10 लाख ऑन 15 June 2019 for acquisition of an asset. Such asset was put to use on 1 April 2020। देखो खरीदा गया था 1920 में, पुट टू यूज किया गया है इसको 20 और 21 में। इंटरेस्ट पेड फॉर द पीरियड टिल द एसेट वाज पुट टू यूज वाज रुपीज 60,000।
जिस डेट पर खरीदा गया उससे 31 मार्च 2020 तक का, क्योंकि 1 अप्रैल से तो पुट टू यूज कर दिया गया, वो इंटरेस्ट 60,000 रुपए था। द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अवेलेबल टू असेसी इन द प्रीवियस ईयर 1920 विल बी निल। अगर आपने सेक्शन 36 को बहुत ढंग से किया है और इंटरेस्ट वाला पॉइंट आपने बहुत ढंग से किया है, तो आपको टीच किया गया था जिस डेट तक एसेट को पुट टू यूज किया जाता है उस डेट तक के इंटरेस्ट को कैपिटलाइज किया जाएगा। उस डेट तक का इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा, केवल इंटरेस्ट जिस डेट पे एसेट को पुट टू यूज कर दिया गया तब से जो इंटरेस्ट आपका इनकर्ड हो रहा है, ड्यू हो रहा है, वो माइनस किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो 1920 का इंटरेस्ट था वो पुट टू यूज से पहले वाला था, कैपिटलाइज करना पड़ेगा, एसेट की वैल्यू के अंदर ऐड कर देंगे, हम उसको कॉस्ट मान लेंगे, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे ही नहीं, इसलिए डिडक्शन का बेनिफिट दिया ही नहीं जाएगा। ए विल बी द राइट आंसर। इन द केस ऑफ कंपनीज कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग अमंग्स इट्स एम्प्लॉइज वुड बी डिडक्टेबल टू द एक्सटेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर, पहली बात। दूसरी बात, बाय द कंपनी, और थर्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग। जो ये बेनिफिट होता है 36 के अंदर, उसका बेनिफिट केवल और केवल कंपनी जैसी को मिलता है, किसी और को नहीं मिलता है। अगर किसी कंपनी ने अपने एम्प्लॉय के बीच में फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए कैपिटल या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया तो बेनिफिट मिलता है। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया तो सेक्शन 36 कहता है हम 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आपको बेनिफिट देंगे, 1/5 1/5 1/5। तो उसने जो आपके लिए खर्चा किया है वो नहीं दे रखा है, सीधे पूछा कितना बेनिफिट मिलेगा, तो आंसर पढ़ते हैं इक्वल टू 1/5 इन ईच ईयर फॉर 5 ईयर्स। ये ही हमें पहला ही सही मिल गया। बाकी पढ़ लेते हैं, हालांकि वो गलत है। 1/4 ये भी गलत हो गया, इक्वल टू 1/6 ये भी गलत हो गया, इक्वल टू 1/10 ये भी गलत हो गया। 5 इंस्टॉलमेंट्स में बेनिफिट मिलता है 1/5 1/5 1/5, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। टू क्लेम डेप्रिसिएशन ऑफ एन एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 37 द एक्सपेंडिचर इनकर्ड मस्ट बी। 37 में जो बातें लिखी हैं कि हम कोई भी खर्चा माइनस करेंगे, तो वो कुछ बातें लिखी हैं, 4 बातें बेसिकली हैं। एक तो वो खर्चा 32 36 के अलावा होना चाहिए, पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए, कैपिटल नहीं होना चाहिए, incurred exclusively and wholly for the purpose of business or profession carried on by assessee। 37 के बिना आप पीजीबीपी कर ही नहीं सकते हो। जिसको पीजीबीपी समझना है उसको सेक्शन 37 समझना पड़ेगा। तो वो कहते हैं 37 में किसी एक्सपेंडिचर को माइनस करना है तो कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं उन्होंने क्या क्या लिखे हुए हैं। इन रेस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय असेसी, ये सही कंडीशन है। नो कैपिटल इन नेचर, कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए, ये भी 37 में लिखा हुआ है। नॉट ऑफ नेचर डिस्क्राइब अंडर सेक्शन 32 36, ये भी मैंने बोला। इसका मतलब सही आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ एबव। ये तीनों कंडीशन, वैसे भी एक कंडीशन और भी है, पर्सनल नहीं होना चाहिए, ये भी 37 में लिखा है। लेकिन यहां क्योंकि 3 दी गई हैं, ये तीनों तो सेटिस्फाइड होनी ही चाहिए, तभी 37 का बेनिफिट मिलेगा। और ये पूछ रहे हैं कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, तो डी आंसर सही हो गया, ऑल ऑफ द एबव। Under the Income Tax Act 1961, which of the following outlays incurred by Sun Limited during the previous year ended 31st March 2020 will not be admissible? Will not be admissible as deduction while computing its business income। कौन कौन से खर्चे माइनस नहीं होंगे बिजनेस की इनकम निकालते समय? कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी इन कैश, पॉलिटिकल पार्टी को जो भी कंट्रीब्यूट करते हो उसका डिडक्शन तो मिल सकता है आपके लिए, GGB या GGC के अंदर डिडक्शन, लेकिन बिजनेस का खर्चा नहीं माना जाएगा। मोरओवर कैश में किया है तो हम डिडक्शन भी जब देंगे तो भी इस बात को देखेंगे कि कैश में है या नहीं है। बहरहाल डिडक्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं पीजीबीपी के अंदर एक्सपेंडिचर माना, वो 80C2 A2 की बात नहीं कर रहे हैं, वो पीजीबीपी के अंदर कह रहे हैं खर्चा माना जाएगा नहीं माना जाएगा, पीजीबीपी के लिए एक्सपेंडिचर नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, जब इनकम टैक्स से डिसअलाउ हो जाता है सेक्शन 40 के अंदर, इनकम टैक्स को ही वो बिजनेस का खर्चा नहीं मानते हैं, तो इनकम टैक्स पे करने के लिए आपने लोन लिया होगा, उस पर जो इंटरेस्ट पे किया होगा वो भी तो अदर देन बिजनेस हो गया। जब इनकम टैक्स ही अलाउ नहीं है तो इनकम टैक्स पे करने के लिए जो आपने लोन लिया उस पर इंटरेस्ट पे करोगे, हाउ इट कैन बी रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ द असेसी, नहीं, इसलिए हम बी को भी नहीं अलाउ करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द एडवर्टाइजमेंट, कैपिटल भी माइनस नहीं होता है तो हम बी को भी माइनस नहीं करेंगे। एबीसी तीनों माइनस नहीं होंगे और यही पूछा है इसमें से कौन सा खर्चा माइनस नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों डिसअलाउ कर दिए जाएंगे, तो डी सही आंसर हो गया, ऑल ऑफ द एबव। ये तीनों एक्सपेंडिचर बिजनेस की इनकम निकालते समय एडमिसिबल नहीं होते हैं, माइनस नहीं किए जाएंगे।
Mr. Anurag Chaudhary during the previous year 1920 made a payment outside India to a non-resident on which TDS was deducted but not paid time allowed under section 200. However, such TDS was paid on 15th Feb 2020 when shall reduction of this expenditure be allowed as SSE. आप सेक्शन 40 बहुत अच्छे तरीके से कर लेना। 40 डेफिनेटली पेपर में आएगा, मैं गारंटी ले रहा हूं 100%। डिस्क्रिप्टिव होगा तो भी आएगा, प्रैक्टिकल होगा तो भी आएगा, ऑब्जेक्टिव होगा तो भी आएगा। सेक्शन 50 से बहुत प्यारे क्वेश्चंस डिजाइन होते हैं। जिस ईयर में पेमेंट किया गया उस ईयर में आपको टीडीएस माइनस करना पड़ेगा, और टीडीएस डिपॉजिट करने के लिए आपको टीडीएस चैप्टर की डेट नहीं देखनी है। जो सेक्शन 201 में डेट्स दे रखी हैं वो आपको नहीं देखनी है। अगर 139(1) की डेट तक पे कर दिया गया जो फाइलिंग ऑफ रिटर्न की डेट है, तो एक्सपेंडिचर उस ईयर में माइनस हो जाएगा जिस ईयर में एक्चुअली में टीडीएस को डिडक्ट किया गया था। तो इस क्वेश्चन में आपको यह नहीं देखना है कि उसने 200 की डेट तक पे किया नहीं किया। उसने 15 Feb 2020 को पे कर दिया, और 131 के हिसाब से अगर आप अर्लियर डेट 31 जुलाई भी मानते हो तो 31 जुलाई से पहले पे हो गया, मतलब 131 की डेट से पहले पे हो गया, तो डिडक्शन का बेनिफिट उस ईयर में मिलेगा जिस ईयर का खर्चा था, और वो था आपके लिए 1920 का। डिडक्शन आपको प्रीवियस ईयर 1920 में मिल जाएगा, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करते हैं मिस्टर आदित्य ओबराय ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 मेड ए पेमेंट आउटसाइड इंडिया टू ए नॉन रेसिडेंट ऑन विच टीडीएस वाज डिडक्टेड बट नॉट पेड अप टू द टाइम अलाउड अंडर सेक्शन 200। सर आपने कहा था इसको तो काट देना, ये टीडीएस के चैप्टर के लिए तो रिलेवेंट है बट पीजीपीपी के चैप्टर के लिए डेट रिलेवेंट नहीं है। पीजीपीपी में जो डेट देखते हैं टीडीएस के पर्पज से वो 139 सब सेक्शन 1 होती है। हाउएवर सच टीडीएस वाज paid on 30th September 2020 being and last date under section 130(1). बिल्कुल ठीक है, उसने ड्यू डेट तक पे कर दिया था। when such expenditure will be allowed to assessee, डिडक्शन किस ईयर में आपके लिए दिया जाएगा। बच्चे कहेंगे 1920 का खर्चा था सर, लेकिन जो आपके लिए पे किया गया वो तो 2021 में किया गया। मैंने भी क्या कहा, जिस ईयर में एक्सपेंडिचर था, जिस ईयर में उसका टीडीएस माइनस किया गया, उस ईयर के रेस्पेक्ट में जो 131 की डेट है उस डेट तक पे कर दोगे तो खर्चा जिस ईयर से रिलेटेड होगा उसी ईयर में माइनस करेंगे तो बेनिफिट आपको प्रीवियस ईयर 1920 में ही दे दिया जाएगा। पेमेंट टू रेजिडेंट ऑन विच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड शैल बी डिसअलाउड टू द एक्सटेंट। नॉन रेजिडेंट को पेमेंट दिया और टीडीएस माइनस नहीं किया या माइनस करके डिपॉजिट नहीं किया तो 100% डिसअलाउ हो जाता है। रेसिडेंट को आपने पेमेंट दिया एंड टैक्स वाज नॉट डिडक्टेड एट सोर्स और डिपॉजिटेड बट डिडक्टेड एंड नॉट डिपॉजिटेड टिल द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। जो डिसअलाउ करते थे वो 100% नहीं करते हैं, वो केवल 30% करते हैं, ये सबको पता है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Harshita and company paid 6,10,000 as contract payments to Vaishnavi Limited, an Indian company, during the financial year 1920. It did not deduct tax at source under section 194C. The amount liable for disallowance is. अगर आपने किसी रेसिडेंट को पे किया है, पेमेंट वैष्णवी लिमिटेड को पे किया गया है जो कि इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी रेसिडेंट होती है, इसका मतलब पेमेंट रेसिडेंट को दिया गया है तो 30% डिसअलाउ हो जाएगा। पेमेंट 6,10,000 था तो 6,10,000 रुपए का 30% डिसअलाउ कर देंगे और वो हो जाएगा 1,83,000। इसका मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। मिस्टर जैक थॉमस पेड द इनकम टैक्स ड्यू फॉर प्रीवियस ईयर 1920 on 15th May 2020 when shall reduction on this expenditure be allowed to him। 1920 प्रीवियस ईयर का जो टीडीएस था, इनकम टैक्स ड्यू वो पे किया गया है 15 मई 2020 को। तो पूछे डिडक्शन किस ईयर में होगा, आप फंस गए अब इसमें। आप ये ढूंढोगे किस ईयर में हम टीडीएस नहीं है, वो इनकम टैक्स ड्यू पूछ रहे हैं, टीडीएस नहीं पूछ रहे हैं। आपने अपना इनकम टैक्स पे किया और सेक्शन 40 के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स एडमिसिबल एक्सपेंडिचर होता ही नहीं है, अभी हमने डिस्कस किया था, डिडक्शन का बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। डी सही आंसर हो जाएगा, नॉट अलाउड एज डिडक्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेज आर अलाउड एज डिडक्शन व्हाइल कंप्यूटिंग द बिजनेस इनकम। वेल्थ टैक्स डायरेक्ट टैक्सेशन नहीं माइनस होता है, पर्सनल टैक्सेशन माना जाता है। इनकम टैक्स भी डिसअलाउड है, हाँ सेल्स टैक्स को अलाउ कर दिया जाता है। हालांकि वेल्थ टैक्स अब एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वेल्थ टैक्स को हटा लिया गया है। तब भी वेल्थ टैक्स हटने के बाद ये क्वेश्चंस कुछ एग्जाम्स में पूछा गया था, इसलिए मैंने यहां पे इस क्वेश्चन को डाल दिया। वेल्थ टैक्स इज ए काइंड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन ना, डायरेक्ट टैक्सेशन में इनकम टैक्स भी आ गया, वेल्थ टैक्स भी आ गया और दोनों ही डिसअलाउ होती हैं, लेकिन सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेशन है वो अलाउ होता है।
तो आपका सही आंसर हो गया सी। अंडर सेक्शन 48(3) विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट फॉर एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड वुड नॉट बी एडमिसिबल डिडक्शन फॉर बिजनेस इनकम। 48(3) कहता है 10,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट किया है तो अकाउंट पे ही चेक से कर सकते हो, अकाउंट पे ड्राफ्ट से कर सकते हो, ईसीएस से कर सकते हो। और अभी अभी मैंने 1-2 दिन पहले नोटिफिकेशन डाला है यूट्यूब पे, कुछ अलग इलेक्ट्रॉनिक मोड्स को भी प्रिस्क्राइब किया गया है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस, एनईएफटी, उनके थ्रू, आईएमपीएस, उनके थ्रू भी कर सकते हो। अगर इनके अलावा किसी और मोड से किया गया तो डिसअलाउ कर देंगे। 15,000 पेड इन कैश टू ए ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर के लिए जो लिमिट होती है वो 15,000 नहीं होती है, वो 35,000 होती है, इसलिए ये लिमिट में आ गया तो ये तो अलाउ कर दिया जाएगा। वुड नॉट एडमिसिबल, कौन सा अलाउ नहीं होगा ये पूछा गया है। ट्रांसपोर्टर की लिमिट 10 नहीं होती है, 35 होती है, इसलिए ये अलाउड हो जाएगा। 5,000 पेड in cash to a dealer in the morning and 10,000 paid in cash to the same dealer in the evening to a person in a day। तो in a day 15,000 पे कर दिया, 10 से ज्यादा का हो गया और कैश में पे किया गया है तो ये डिसअलाउ हो जाएगा। ये अब सही आंसर पता चल गया, बी इज द सही आंसर, करेक्ट आंसर। तब भी हम सी देख लेते हैं। 40,000 सेंड थ्रू एनईएफटी, क्योंकि एनईएफटी के थ्रू किया गया है इसलिए अलाउ हो जाएगा। 9,000 पेड थ्रू बियर चेक, ये 10 को क्रॉस ही नहीं करता है इसलिए ये भी अलाउ हो जाएगा। 10 से ज्यादा का होना चाहिए और इन मोड्स के अलावा, अकाउंट पे चेक के अलावा, अकाउंट पे ड्राफ्ट के अलावा, ईसीएस के अलावा, और जो प्रिस्क्राइब्ड मोड्स हैं, एनईएफटी हो गया, आरटीजीएस हो गया, आईएमपीएस हो गया, आधा भीम हो गया और यूपीआई हो गया, इनके अलावा, तो इसको साफ साफ लिखा है दोनों बार कैश में पे किया गया है। टू ए पर्सन इन ए डे, तो हम दोनों को एग्रीगेट करेंगे, 15 हो गया। 10 से ऊपर का पेमेंट अदर देन कैश से नहीं किया गया है, कैश में किया गया है, तो 43 के अंदर डिसअलाउ कर दिया जाएगा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मजा आया नहीं आया इन क्वेश्चंस को करने में? क्या आपका सिलेबस रिवाइज हुआ? सारे सेक्शंस आपके रिवाइज हुए? प्रोविजंस आपके लिए क्लियर हुए? मैं चाहता तो सीधे आपको कहता इसका ये सही आंसर है, इसका ये सही आंसर है, लेकिन ब्रीफ में मैं रीजन भी आपको टीच कर रहा हूं इनकम टैक्स के कौन से सेक्शंस में ये वाली बातें लिखी हुई। बहुत जल्दी, क्योंकि अभी तो पूरा दिन पड़ा है, अभी तो सुबह हुई है, बहुत जल्दी मैं एक बहुत शानदार वीडियो आज शाम तक और अपलोड करूंगा, किसी और टॉपिक के एमसीक्यू पर बेस्ड होगी। आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो मेरी वेबसाइट है www.directtaxlectures.com। उसमें जब आप जाओगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा पीडीएफ। पीडीएफ के अंदर 2 ऑप्शंस आएंगे, एक तो होगा डीटी और एक होगा एमसीक्यू। जब पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शंस आती हैं, एक डीटी एक एमसीक्यू। डीटी मतलब जो आपके टॉपिक्स में पढ़ाता हूं, फुल लेंथ के टॉपिक्स, उनके नोट्स में कई बार डालता रहता हूं, कुछ चार्ट्स वगैरह में डालता रहता हूं, टीडीएस के चार्ट्स डाले हुए हैं, एग्जामिनेशंस का चार्ट डाला हुआ है, तो उस वहां पे टॉपिक के रेस्पेक्ट में आपको मिलेंगे बहुत सारे पीडीएफ। और एमसीक्यू, जो एमसीक्यू मैंने यूट्यूब पे अपलोड करे हुए हैं, उन सबकी पीडीएफ वहां पे मैं अपलोड करता रहता हूं। तो वेबसाइट को विजिट जरूर करो टाइम टू टाइम, आपके मतलब की चीजें वहां मिलती रहेंगी। directtaxlectures.com। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। और हम ये सोच रहे हैं कोरोना खत्म हो गया है, मैं बाहर निकलता हूं तो लोग बेफिक्र होकर घूम रहे हैं, मास्क भी नहीं लगाया है उन्होंने, भीड़ भी एक जगह बहुत गैदर हो रही है, सब कुछ गलत है। 3 बातों का ध्यान जरूर रखना है, मास्क लगाना है, बार बार हाथ को सैनिटाइज करना है। मैं जब भी बाहर निकलता हूं तो मैं सैनिटाइजर को अपना कैरी करता हूं और गाड़ी में भी रखा रहता है, पैदल जाता हूं तब भी मैं पॉकेट में एक छोटी बोतल में लेके चला जाता हूं। और जहां भीड़ है वहां नहीं जाना है, 2 गज दूरी हम लोगों को मेंटेन करनी है। आप लोग स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, पेपर जरूर देना। ये डिस्कशन कई बार बच्चे कह रहे हैं सर पेपर को पोस्टपोन कर दो, हम टाइपिंग नहीं आती है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा, हम टाइपिंग कैसे करेंगे? अभी बहुत टाइम है, अक्टूबर के भी अभी 5-6 दिन बचे हुए हैं, नवंबर बचा हुआ है। टाइपिंग इतनी करने के लिए कि आप एग्जाम में टाइप कर पाओ, 10-12 दिन की प्रैक्टिस बहुत सही है, इससे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं चाहिए। पूरा कीबोर्ड का जो आउटले होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग 4 से 5 दिन में किसी को भी हो सकती है। तो आपके घर में सिस्टम जरूर होगा, बाई चांस नहीं है तो आज की डेट में अब तो और घरों में होता है, फ्रेंड्स वगैरह के पास 5 दिन की प्रैक्टिस में आप इस लायक अपना कंप्यूटर चलाना सीख जाओगे, टाइप करना, कि वहां क्वेश्चंस को आप इजीली टाइप कर सकते हो। पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहो आप। पेपर जरूर होने चाहिए। जून में एक बार पेपर कैंसिल हो चुके हैं, पेपर इसी तरीके से पोस्टपोन होते रहे। कल इंस्टीट्यूट्स के किसी बहुत चेयरमैन साहब का भी था और किसी और ऑफिसर के साथ भी कोई लोगों ने इंटरव्यू वगैरह लिया था, तो जो लाइव चैट चल रही थी उसमें बच्चे एक ही बात कर रहे थे, एग्जाम को पोस्टपोन कर दो, एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड कर दो। पेपर दो,
पेपर देने चाहिए। आप बहुत अच्छा कोर्स कर रहे हो और इस कोर्स को कर रहे हो तो आप डिटरमिन्ड हो, आपके पास पॉजिटिविटी है, आप इंटेलिजेंट भी हो, आप हार्ड वर्किंग भी हो, तभी आपने इस कोर्स को सेलेक्ट किया है। तो ये क्वालिटीज आपके अंदर हैं, तो आपके अंदर ये क्वालिटी भी है कि एग्जाम तक आप टाइपिंग में फ्रीक्वेंसी, एक टाइपिंग के अंदर एक स्पेशलाइजेशन तो नहीं आएगा, बहुत अच्छे आप टाइपिस्ट बन जाओ, लेकिन स्लैग टाइपिंग आप सीख जाओगे कि एग्जाम में आप कम से कम अपने क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से टाइप कर पाओ। पेपर आपको जरूर देना है, ऑप्ट आउट नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मेहनत से तैयारी करी है। मैं अपनी पूरी कोशिश करता रहूंगा एग्जाम तक एमसीक्यू और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा, आपके स्टडी मेट के क्वेश्चंस भी। ट्रांसफर प्राइसिंग का एक क्वेश्चन जो पेपर में आया है, जो क्वेश्चन ही गलत तरीके से डिजाइन है, जो सॉल्यूशन दे रखा है वो भी गलत तरीके से डिजाइन है, वो आपके संग डिस्कस करूंगा कि अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।